हम कौन हैं? हमारा अट्रैक्शन किसकी तरफ होता है? देखिए, इन सवालों का जवाब हमारे जन्म से भी पहले माँ के गर्भ में ही छिपा हुआ है। तो चलिए, आज साइंस की नज़र से इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो यही है, क्या हमारी पहचान या हमारा अट्रैक्शन सिर्फ एक चॉइस है जिसे हम बस चुन लेते हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा विज्ञान काम कर रहा है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। देखिए, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि गर्भ में बच्चे का शरीर और उसका दिमाग, ये दो अलग अलग टाइमलाइन पर डेवलप होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये दो अलग अलग कहानियां हैं, दो चल तो एक साथ रही हैं, पर उनकी घड़ी की सुइयां अलग अलग स्पीड से घूम रही हैं। तो देखिए, सफर के जो पहले 2 महीने होते हैं ना, उसमें तो XX या XY क्रोमोसोम से शरीर का जेंडर तय हो जाता है कि शरीर मेल होगा या फीमेल। पर असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। दूसरी तिमाही से हार्मोन्स का खेल शुरू होता है, और ये हार्मोन्स सीधे सीधे दिमाग की वायरिंग पर असर डालते हैं, और बस यहीं से पहचान और अट्रैक्शन की नींव रखी जाती है। तो सोचिए जरा, शरीर का ढांचा तो पहले ही तैयार हो गया और दिमाग की वायरिंग का काम बाद में शुरू हुआ। क्योंकि ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से पूरी तरह आज़ाद हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि कभी-कभी इन दोनों में पूरा पूरा तालमेल ना बैठे? साइंस कहता है बिल्कुल मुमकिन है, और ये स्वाभाविक भी है। अच्छा, तो सवाल ये है कि दिमाग की ये जो वायरिंग है, ये आखिर तय कैसे होती है? ये सिर्फ डीएनए की कहानी नहीं है, इसके ऊपर भी एक पूरी लेयर है जिसे हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। आइए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एपिजेनेटिक्स को आप ऐसे सोचिए कि ये डीएनए के ऊपर लगे छोटे छोटे स्विच हैं। इनका काम डीएनए को बदलना नहीं है, बल्कि ये कंट्रोल करते हैं कि कौन सा जीन कब ऑन होगा और कब ऑफ। और इन स्विच का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? गर्भ के माहौल के, मतलब माँ का स्ट्रेस, उसकी डाइट, ये सब कुछ। तो पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। डीएनए ने एक बेसिक ब्लूप्रिंट दे दिया, फिर गर्भ के माहौल ने कुछ सिग्नल भेजे जिससे ये एपिजेनेटिक स्विच ऑन या ऑफ हो गए। और इसका नतीजा क्या हुआ? दिमाग का हार्मोन्स के प्रति रिएक्ट करने का तरीका ही बदल गया। चलिए अब बात करते हैं असली मास्टरमाइंड की, यानी हार्मोन्स की। ये वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो असल में हमारी पहचान और हमारे अट्रैक्शन की भावना को, कह सकते हैं कि, तराशते हैं। ये टेबल हमें दिखाती है कि हार्मोन्स का असर कितना सटीक हो सकता है। सोचिए, अगर दिमाग के सिर्फ अट्रैक्शन वाले हिस्से पर हार्मोन्स का असर अलग हो तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन गे या लेस्बियन हो सकता है। वहीं अगर मैं कौन ही वाली पहचान के सेंटर पर शरीर के जेंडर से उल्टे हार्मोन्स का असर पड़े तो व्यक्ति की पहचान ट्रांसजेंडर हो सकती है। और कई बार दिमाग की वायरिंग ऐसी होती है जो दोनों जेंडर्स के प्रति अट्रैक्शन के रास्ते खुले रखती है, जिसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। ये सब सुनने में शायद थ्योरी जैसा लगे, लेकिन क्या इसका कोई फिजिकल सबूत है? जी बिल्कुल है। आज का मॉडर्न साइंस, खासकर MRI स्कैन, हमें सीधे दिमाग के अंदर झांकने और इन अंतरों को साफ साफ देखने की ताकत देता है। और यहीं पे साइंस एक, कह सकते हैं, एक क्रांतिकारी बात साबित करता है। MRI स्कैन से पता क्या चलता है कि एक LGBT+ व्यक्ति का जो दिमाग है वो उसके शरीर से मैच नहीं करता, बल्कि उसकी अपनी गहरी अंदरूनी पहचान से मेल खाता है। और ये इस बात का सबसे ठोस सबूत है कि ये पहचान कितनी असली है, कितनी वास्तविक है। मिसाल के तौर पर हाइपोथैलेमस को लेते हैं। ये हमारे अट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। स्टडीज में पाया गया है कि गे पुरुषों में इस हिस्से की बनावट स्ट्रेट महिलाओं जैसी होती है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक फिजिकल, जिसे हम नाप सकते हैं, वैसा फर्क है। इसी तरह दिमाग में BSTC नाम का एक हिस्सा है जिसे हम मैं कौन हूं वाला सेंटर कह सकते हैं। और यहां भी सबूत हैरान करने वाले हैं। एक ट्रांसजेंडर महिला में ये हिस्सा ठीक वैसा ही होता है जैसा एक सिसजेंडर महिला में होता है। मतलब वो महिला जिसका जेंडर जन्म के समय भी फीमेल ही था, भले ही उस ट्रांसजेंडर महिला का जन्म एक पुरुष शरीर में हुआ हो। और सबूत यहीं पर खत्म नहीं होते। कॉर्पस कलोसम, जो दिमाग के 2 हिस्सों को जोड़ने वाला ब्रिज है, उसका साइज भी जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से अलग अलग होता है। ये इस बायोलॉजिकल आधार को और भी ज्यादा पक्का कर देता है। तो हमने बायोलॉजिकल सबूत तो देख लिए, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना अभी बाकी है। विज्ञान हमें बायोलॉजिकल आइडेंटिटी और सोशल एक्सप्रेशन के बीच का फर्क भी सिखाता है। साइंस यहां एक बहुत साफ लकीर खींचता है। LGBT+ आइडेंटिटी, चाहे वो गे हों, ट्रांसजेंडर हों या कुछ और,
ये हमारी बायोलॉजी का एक नेचुरल हिस्सा है, ये ह्यूमन डाइवर्सिटी है। लेकिन जब कोई खुद को किसी जानवर या किसी चीज के रूप में पहचाने तो वो एक साइकोलॉजिकल या सोशल एक्सप्रेशन होता है। साइंस के नजरिए से इन दोनों को एक ही तराजू में तौलना बिल्कुल सही नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, ये कोई चॉइस नहीं है, ये उतना ही नेचुरल है जितना हमारी आंखों का रंग। दूसरी, ये कोई बीमारी या डिसऑर्डर नहीं बल्कि इंसानी विविधता का एक रूप है, एक नेचुरल वेरिएशन। और तीसरी, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WHO इस वैज्ञानिक सच को मानती हैं। आखिर में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि विज्ञान हमें बार बार एक ही सबक सिखाता है। विविधता यानी डाइवर्सिटी कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि यही तो कुदरत का, प्रकृति का सबसे बुनियादी नियम है।